Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video, we would be discussing about the DNA binding motifs. DNA binding motifs किस में प्रेजेंट होंगे? तो ये प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो प्रोटीन्स के अंदर कुछ ऐसे मोटिव्स हैं, कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि डीएनए को रिकॉग्नाइज करके उससे बाइंड कर सकते हैं. उन्हीं को हम डीएनए बाइंडिंग मोटिव्स बोलते हैं. अब ये जो डीएनए बाइंडिंग मोटिव्स होते हैं किस लिए इम्पॉर्टेंट हैं? तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. सो दे आर दी प्रोटीन्स विच बाइंड टू दी डीएनए सेगमेंट. तो डीएनए के सेगमेंट से वो बाइंड कर रहे हैं और उनकी बाइंडिंग इन मोटिव्स के थ्रू कैटेलाइज्ड होती है. ठीक है, तो अगर उन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में ये मोटिव्स नहीं प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा कि वो डीएनए से बाइंड नहीं कर पाएंगे और इन टर्न ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी. तो उन्हीं डीएनए बाइंडिंग मोटिव्स की बात हम यहाँ करेंगे. सबसे पहला जो डीएनए बाइंडिंग मोटिव होता है उसे बोला जाता है हेलिक्स टर्न हेलिक्स. हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव. जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है और आपको ये भी पता होगा कि प्रोटीन के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. तो यहाँ पे हेलिक्स टर्न हेलिक्स का मतलब क्या है कि कुछ सेगमेंट जो इस मोटिव का है वो हेलिक्स की फॉर्म में है. जैसे आप देख सकते हो हेलिक्स 2 बार लिखा है तो 2 हेलिसेस वहां प्रेजेंट हैं और वो दोनों सेपरेटेड हैं बाय अ सेगमेंट विच हैज टर्न. अब ये टर्न मोस्टली बीटा टर्न होती है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी. ठीक है, तो हेलिक्स टर्न हेलिक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. इसे HTH मोटिव भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में HTH, ठीक है, मोटिव भी बोला जाता है. ये सबसे पहला डीएनए बाइंडिंग मोटिव है जो डिस्कवर हुआ था. तो ये भी आपको याद रखना है. फर्स्ट डीएनए बाइंडिंग मोटिव which was discovered was helix turn helix motif. ठीक है, अब इसमें क्या मैंने आपको बताया कि 2 हेलिसेस प्रेजेंट हैं, तो 2 हेलिसेस हम लिख लेते हैं. हेलिक्स कौन से वाले होंगे? अल्फा हेलिक्स ही मोस्टली हम बात करते हैं. तो 2 अल्फा हेलिसेस प्रेजेंट हैं एंड दीज आर सेपरेटेड बाय 1 बीटा टर्न. क्लियर है? तो इसीलिए हेलिक्स टर्न हेलिक्स है. इसके अंदर एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि दोनों हेलिसेस में इस हेलिक्स को फर्स्ट हेलिक्स बोलते हैं, इसको सेकंड हेलिक्स बोलते हैं. तो जो सेकंड वाला हेलिक्स होता है, सेकंड अल्फा हेलिक्स जो होगा, इसको रिकॉग्निशन हेलिक्स भी बोलते हैं. रिकॉग्निशन हेलिक्स किस लिए? क्योंकि ये उस पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट को रिकॉग्नाइज करेगा जिससे इसे बाइंड करना है. तो दोनों हेलिसेस में से एक हेलिक्स सेकंड वाला रिकॉग्निशन हेलिक्स है, ये रिकॉग्नाइज करेगा डीएनए सेगमेंट को. और बाकी का फर्स्ट हेलिक्स और बीटा टर्न जो है ये दोनों डीएनए बाइंडिंग को इनिशिएट करेंगे. तो एक रिकॉग्नाइज कर रहा है और 2 बाइंडिंग को इनिशिएट कर रहे हैं. चलो आगे देखते हैं. आप अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल से समझते हैं. तो होमियोडोमेन आप सबने सुना होगा, होमियोडोमेन. ठीक है, तो होमियोडोमेन जो होता है ये लगभग 60 अमीनो एसिड से बना होता है. अब जैसे कि मैंने बताया मोटिव्स जो होते हैं प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए हम अमीनो एसिड्स की बात करेंगे. होमियोडोमेन के अंदर 60 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं और ये 60 अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए लगभग 180 बेस पेयर का होमियोबॉक्स नाम का एक जीन सेगमेंट चाहिए होता है, होमियोबॉक्स. ठीक है, 180 बेस पेयर्स, एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 3 बेसेस होते हैं जो कि एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं. तो इसीलिए 180 और 60 यहाँ लिखा गया है. तो 180 बेस पेयर का होमियोबॉक्स होगा जो 60 अमीनो एसिड्स के होमियोडोमेन प्रोटीन को कोड करेंगे. अब इसके अंदर क्या चीज होती है? इसके अंदर 3 अल्फा हेलिसेस होते हैं, 3 अल्फा हेलिक्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं. तो आप ये बोलोगे कि यहाँ हेलिक्स टर्न हेलिक्स में तो 2 ही हेलिक्स मेंशन है, बट ऐसा नहीं है.
हेलिक्स कितने होंगे, इनका नंबर वेरी कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि एक हेलिक्स टर्न हेलिक्स वाला मोटिव के साथ एक और हेलिक्स टर्न हेलिक्स वाला मोटिव अटैच्ड है, और भी बहुत सारे अटैच्ड हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अल्फा हेलिसेस एक सिंगल मोटिव के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ 3 अल्फा हेलिसेस प्रेजेंट है। और यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि तीनों में से सेकंड एंड थर्ड वाला जो होता है उनके बीच में बीटा टर्न होती है। समझ आ रही है बात? तो बेसिकली 3 अल्फा हेलिसेस में से भी सिर्फ सेकंड एंड थर्ड वाला और बीच में बीटा टर्न ये फॉर्म कर रहा है हेलिक्स टर्न हेलिक्स वाला मोटिव। क्लियर है? तो जैसे मान लो ये एक हेलिक्स है, फिर दूसरा वाला हेलिक्स है, फिर यहाँ बीटा टर्न है, और ये तीसरा वाला हेलिक्स है। तो इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, होता ये भी होम्योडोमेन का ही पार्ट है, बट जो सेकंड एंड थर्ड वाला है ये है, और ये बीटा टर्न है जो मेनली हेलिक्स टर्न हेलिक्स वाला मोटिव फॉर्म कर रहा है। क्लियर है ये वाली बात? तो इसका स्ट्रक्चर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कैसा दिखता है। तो इसका स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने अभी बनाया था वैसे ही होता है। एक अल्फा हेलिक्स, ये दूसरा अल्फा हेलिक्स, और दोनों सेपरेटेड हैं एक टर्न के थ्रू, जिसे हम बीटा टर्न बोलते हैं। ठीक है, बीटा टर्न है, ये है COOH वाला ग्रुप, अमीनो एसिड्स हैं इसलिए, और एक होगा अमीनो टर्मिनल, कार्बोक्सिल टर्मिनल अमीनो टर्मिनल। ठीक है, और इन दोनों अल्फा हेलिसेस में से कार्बोक्सिल साइड जो पे जो प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं रिकोगनीशन हेलिक्स। रिकोगनीशन हेलिक्स, क्योंकि वही रिकोगनाइज करेगा डीएनए के सेगमेंट को। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई हो, हेलिक्स टर्न हेलिक्स वाला कॉन्सेप्ट। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं हेलिक्स लूप हेलिक्स मोटिव। अब इस मोटिव के अंदर क्या चीज होती है कि जैसे हेलिक्स टर्न हेलिक्स हमने पढ़ा, वैसे ही उसमें टर्न थी, यहाँ पे एक लूप प्रेजेंट है दो हेलिसेस के बीच में। अब यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये वाला मोटिव डीएनए बाइंडिंग में तो हेल्प करता ही है, डीएनए बाइंडिंग में तो ये हेल्प करेगा ही, साथ में प्रोटीन डाइमेराइजेशन में भी हेल्प करता है। प्रोटीन डाइमेराइजेशन में भी ये हेल्प करता है। इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो अल्फा हेलिसेस होते हैं, अल्फा हेलिक्स जो होते हैं वो लगभग 15 to 16 रेसिड्यूज से मिलके बने होते हैं। 15 to 16 रेसिड्यूज। ठीक है, और इसके बीच में दोनों अल्फा हेलिसेस के बीच में एक लूप प्रेजेंट है। अब लूप की जो लेंथ होती है ना वो हाईली वेरिएबल होती है। ठीक है, काफी ज्यादा वेरी करती है, एंड मोस्टली 12 से लेके 28 अमीनो एसिड्स जितनी लंबी हो सकती है। 12 to 28 अमीनो एसिड्स बीच में प्रेजेंट हो सकते हैं लूप के केस में। ठीक है, अब ये जो है ल्यूसीन जिपर मोटिव के बिल्कुल सिमिलर होता है। ल्यूसीन जिपर मोटिव कैसा दिखता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसका एक बार हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट है, एक लूप प्रेजेंट होगा, टर्न नहीं है। ठीक है, और ये दूसरा अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट है। और ये डाइमर फॉर्म कैसे करेंगे, डाइमर फॉर्म करेंगे जब एक और अल्फा हेलिक्स, उसका लूप और दूसरा अल्फा हेलिक्स, तो ऐसे ये डाइमर फॉर्म करते हैं। ये एक हेलिक्स लूप हेलिक्स मोटिव है और ये दूसरा वाला हेलिक्स लूप हेलिक्स मोटिव है। ठीक है, तो ये दोनों जो है साथ में डाइमर फॉर्म कर रहे हैं, प्रोटीन डाइमराइजेशन यहाँ पे हो रही है। आई होप कि आपको हेलिक्स लूप हेलिक्स और हेलिक्स टर्न हेलिक्स में डिफरेंस पता चल गया हो। चलो अब हम डिस्कस करेंगे ल्यूसीन जिपर मोटिव। ल्यूसीन जिपर मोटिव। अब ल्यूसीन जिपर मोटिव में क्या होता है, तो इसके अंदर एक ल्यूसीन तो जरूरत है ही ल्यूसीन की। ठीक है, इसके अंदर भी डीएनए बाइंडिंग मोटिव भी होता है, डीएनए बाइंडिंग का मोटिव भी है,
और साथ साथ में यहाँ डाइमेराइजेशन का मोटिव भी है, डाइमेराइजेशन का मोटिव भी है। क्लियर है? यहाँ पे एन टर्मिनल और सी टर्मिनल जो होते हैं अमीनो एंड कार्बोक्सिल टर्मिनल, इनमें कुछ डिफरेंस होता है कि एन टर्मिनल जो होता है इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स, और जो सी टर्मिनल होता है इसके अंदर अराउंड 30 to 40 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, 30 to 40 अमीनो एसिड्स सी टर्मिनल में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे ही एवरी 7th पोजीशन पे, ठीक है, 30 to 40 अमीनो एसिड्स हैं और हर एक 7th पोजीशन पे क्या होगा, आपको एक ल्यूसीन मिलेगा। ठीक है, अब इन ल्यूसीन में क्या होता है कि क्योंकि ये डाइमराइजेशन शो कर रहे हैं तो एक ल्यूसीन जिपर का जो ल्यूसीन वाला पोर्शन होगा, ल्यूसीन अमीनो एसिड जहां पे प्रेजेंट है, वो दूसरे वाले ल्यूसीन जिपर के ल्यूसीन से बाइंड कर जाएंगे, इसीलिए डाइमेराइजेशन वहां पे प्रेजेंट होती है। अब आपको ये समझ नहीं आएगा मैं क्या बात कर रही हूँ, बार बार ल्यूसीन ल्यूसीन करे जा रही हूँ। तो क्या होता है कि ल्यूसीन जो होता है उसका जो आर ग्रुप होता है, पूरा ल्यूसीन दूसरे ल्यूसीन से बाइंड नहीं करेगा, सिर्फ आर ग्रुप जो प्रेजेंट होता है वो आर ग्रुप जो ल्यूसीन का एक साइड पे है, जैसे ये ल्यूसीन है इसका एक आर ग्रुप है, ठीक है, ऐसे एरो बना दिया, वैसे ये इसके साथ अटैच्ड है मान लो, ये दूसरे ल्यूसीन जिपर का ल्यूसीन है, क्या लिख रही हूँ मैं, ये दूसरे ल्यूसीन जिपर का ल्यूसीन है और इसका भी एक आर ग्रुप है। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरडिजिटेट कर जाते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरडिजिटेट कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो कैसा सा एक स्ट्रक्चर बनता है, एक जिपर की तरह एक स्ट्रक्चर बनता है, कैसा देखते हैं। तो एक ल्यूसीन जिपर ये है, ये दूसरा ल्यूसीन जिपर है, ये सारे दोनों के ल्यूसीन जो 7th पोजीशन पे हैं वो इंटरडिजिटेट कर रहे हैं, तो ये सारे ल्यूसीन्स हैं एक साइड के, ये दूसरे वाले मोटिव के, तो ये आपस में बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ इंटरडिजिटेशन हो रही है, इंटरडिजिटेट कर जाते हैं ये आपस में। और ये वाला टर्मिनल कौन सा है, मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिल टर्मिनल, सी टर्मिनल जो होगा उसी पे ल्यूसीन प्रेजेंट होते हैं, दूसरी साइड पे तो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, प्लस का चार्ज हम यहाँ बना देते हैं, और इस साइड क्या है, एन टर्मिनल है। ठीक है, अब ये जो एन टर्मिनल वाला पोर्शन होता है इसे बोला जाता है डीएनए बाइंडिंग डोमेन, क्योंकि ये डीएनए बाइंडिंग में हेल्प करता है। ठीक है, और जो नीचे वाला डोमेन होता है इसे बोलते हैं डाइमेराइजेशन डोमेन, किस लिए, क्योंकि ये डाइमर फॉर्म कर रहा है, डाइमेराइजेशन डोमेन। क्लियर है ये वाली बात। तो ल्यूसीन जिपर, आई होप कि आपको समझ आ गया हो। आपको ल्यूसीन जिपर में कुछ भी अगर समझ नहीं आया ना तो इस डायग्राम को समझ लो बस। दो ल्यूसीन जिपर्स हैं, दोनों में 7th पोजीशन पे कार्बोक्सिल टर्मिनल पे ल्यूसीन होता है, वो ल्यूसीन्स एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेट कर जाते हैं, डाइमर फॉर्म कर देते हैं। एन टर्मिनल पे प्लस का चार्ज है क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स हैं, और यही एन टर्मिनल है जो डीएनए बाइंडिंग में हेल्प करता है। बस क्लियर। चलो अब लास्ट वाला डीएनए बाइंडिंग मोटिव डिस्कस कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं जिंक फिंगर मोटिव। जिंक फिंगर मोटिव, इस जिंक फिंगर मोटिव में क्या होता है, तो जिंक फिंगर मोटिव में जिंक की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जिंक काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्योंकि यही डीएनए बाइंडिंग को इनिशिएट करता है, डीएनए बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जिंक फिंगर मोटिव जो होता है, मोस्ट कॉमन जिंक फिंगर मोटिव, मोस्ट कॉमन कौन सा वाला है, उसे बोलते हैं C2H2 जिंक फिंगर मोटिव। ठीक है, C2H2। अब C2H2 क्या है, C है सिस्टीन, तो सिस्टीन के 2 रेसिड्यूज होंगे, हिस्टिडीन के 2 रेसिड्यूज होंगे,
ये 4 हो गए टोटल, ये सारे जुड़े होंगे 4 कॉर्नर्स पे और बीच में जिंक होता है। ठीक है, ये कहाँ पे पाया गया था सबसे पहले? तो इसकी डिस्कवरी हुई थी TF3A में, जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। क्लियर है? जैसे मैंने बताया था मोटिव्स प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए बाइंडिंग में हेल्प कर रहे हैं, तो ये मोस्टली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का पार्ट होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हर एक जिंक फिंगर का जो मोटिव होता है ये लगभग 30 अमीनो एसिड से बना होता है, 30 अमीनो एसिड्स। ठीक है, जिंक किस लिए इंपॉर्टेंट है? बोल देते हैं कि जिंक यहाँ पार्ट है। जिंक का इंपॉर्टेंस क्या है? तो जिंक जो है करेक्ट फोल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। करेक्ट फोल्डिंग किस लिए? करेक्ट फोल्डिंग कि जो प्रोटीन है उसका जो मोटिव ये बन रहा है, ये मोटिव ढंग से फोल्ड हो जाए। ठीक है, और ढंग से फोल्ड होगा तभी डीएनए बाइंड करेगा, तो करेक्ट फोल्डिंग एंड डीएनए बाइंडिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? अब इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा ये दिखता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, ये फोल्डिंग है अमीनो एसिड्स की। ठीक है, यहाँ पे 2 सिस्टीन है, C2H2 है ना, 2 सिस्टीन है और 2 हिस्टिडीन है। ठीक है, और बीच में क्या है? जिंक है। क्लियर है? तो जिंक फिंगर मोटिव कुछ ऐसा दिखता है। C2H2 वाले की हम बात कर रहे हैं। एक और जिंक फिंगर मोटिव है जिसका नाम है स्टेरॉइड रिसेप्टर्स। तो जो भी मैमल्स हैं, मैमल्स के अंदर स्टेरॉइड रिसेप्टर्स होते हैं, स्टेरॉइड्स को रिसीव करने वाले। ठीक है, तो स्टेरॉइड रिसेप्टर्स जो मैमल्स के अंदर हैं, ये एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड इनसे आके बाइंड करेगा, ये एक्टिवेशन करेंगे एक पर्टिकुलर जीन की और जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो स्टेरॉइड रिसेप्टर्स जो होते हैं इनके अंदर, ये भी जिंक फिंगर मोटिव में आते हैं, और इनके अंदर हिस्टिडीन नहीं पाया जाता, तो इनके अंदर सिर्फ सिस्टीन एंड सिस्टीन के 4 अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, 4 सिस्टीन प्रेजेंट होते हैं एंड लगभग 70 to 80 अमीनो एसिड्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और 2 जिंक आयंस होते हैं, 2 जिंक आयंस। क्लियर है? तो ऐसा सा स्टेरॉइड रिसेप्टर का स्ट्रक्चर होता है। आपको सिर्फ मेनली ये याद रखना है कितने सिस्टीन यहाँ है, कितने जिंक यहाँ प्रेजेंट है, हिस्टिडीन एब्सेंट है। क्लियर है ये वाली बात? तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि डीएनए बाइंडिंग मोटिव्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सिर्फ बेसिक डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए, बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। तो इतना इनफ है आपकी नेट के प्रिपरेशन के लिए। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे आने वाली वीडियोस भी इसी तरह हेल्पफुल होने वाली हैं। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।